हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HV एजुकेशनल इनसाइट्स। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर। हमारा फर्स्ट चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो हमने करा है इस NCERT लाइन बाय लाइन सीरीज में, वो कंप्लीट हो गया है। और आज से स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल वाले चैप्टर करेंगे, जिसके अंदर हम टिश्यूज, अलग अलग टाइप के एनिमल टिश्यूज के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर आप देखो जो न्यू NCERT आई है उसमें इस चैप्टर में बहुत सारा पार्ट जो है, जो यूजुअली हम पहले नीट की या CBSE की प्रिपरेशन के टाइम पे हम करते थे, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू वाला पार्ट, ये पार्ट कट गया है और सीधा ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम वाले पार्ट से स्टार्ट कर रहा है ये न्यू चैप्टर न्यू NCERT में। बट नीट के लिए स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ तो ये वाला पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस आते ही हैं, चाहे अब NCERT ने हटा दिया इस पार्ट को, बट यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। तो ये वाला पार्ट हम पढ़ते हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, चैप्टर नंबर 7। चलो स्टार्ट करते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा, जो बच्चे पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो मैं आपको जो पढ़ाती हूँ मैं उसको साथ ही साथ हाईलाइट करती चलती हूँ। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं उसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ताकि आप अपनी NCERT बुक में हाईलाइट कर लें या उसको जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है तो उसको साइड में अपना मेंशन कर लें, ठीक है। In the preceding chapters, you came across a large variety of organisms, both unicellular and multicellular. हमने जब पढ़ा था स्टार्टिंग में तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बारे में पढ़ा था। यूनि का मतलब एक सेल से बने हुए, और मल्टी का मतलब बहुत सारी सेल से मिलके बने हुए जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें मल्टीसेलुलर बोलते हैं। Of animal kingdom, in unicellular organism, all function like digestion, respiration, reproduction are performed by singles. अगर आपके पास एक ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल प्रेजेंट है, आपको क्या लगता है उस एक ही सेल को ही तो पूरे बॉडी के सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को कैरी आउट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास और कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन है ही नहीं उसको करने के लिए। तो यूनिसेलुलर में डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन सब कुछ एक सिंगल सेल ही करता है। इसको मैं एक बार अंडरलाइन कर देती हूँ। यूनिसेलुलर में डाइजेशन, respiration, reproduction are performed by single cell only. If a complex body of multicellular organism, animals are the basic functions are carried out by different group of cells in a well organized manner. The body of simple organisms like Hydra is made of different types of cells. जैसे हाइड्रा की, अब यहाँ पे पहला एग्जांपल क्या है, हाइड्रा। हाइड्रा की जो बॉडी होती है ना, वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलके बनी होती है, एंड द नंबर ऑफ सेल इन ईच टाइप कैन बी इन 1000। और नंबर कितना हो सकता है, देखो एक हमने पढ़ा सिंगल सेल, पर एक ही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म कर रही है। अब एक हाइड्रा जैसे एग्जांपल आ गया कि इसमें ना इतनी सारी सेल है। अगर हम एक टाइप की सेल की भी बात करें ना, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए सेल A, सेल B, सेल C, सेल D, ऐसे बहुत सारे टाइप की सेल्स है। अगर हम सेल A की बात करें तो सेल A की काउंटिंग बताओ कितनी होगी, लगभग एक सेल है। तो कह रहे हैं सेल A की भी, एक टाइप की सेल भी हजारों में होगी, थाउजेंड्स में होगी, ठीक है। आगे बात करते हैं। ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ बिलियन ऑफ सेल, मिलियन भी नहीं बिलियन ऑफ सेल से बनी होती है ह्यूमन बॉडी। टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन, मैं एक बार अंडरलाइन कर देती हूँ, वैसे बहुत बेसिक बात है। In multicellular organism, a group of similar cells to get all along with intercellular substance perform a specific function. Such an organization is called tissue. Most important बात, ये पूरे चैप्टर में जो हम इस बार पढ़ेंगे उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, मेनली हम टिश्यू के बारे में ही पढ़ रहे हैं ना। एनिमल टिश्यू के अंदर अलग अलग टाइप के टिश्यूज हैं। अब आप ये बताओ कि टिश्यू होता क्या है। हमने सेल पढ़ा है ना, पढ़ा ना हमने सेल। जब सेल के साथ उसका इंटरसेलुलर सब्सटेंस, मतलब दो सेल के बीच वाले सब्सटेंस को मिला के अगर कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करे तो उसे क्या बोलते हैं, टिश्यू। मैं इसको डायग्राम के साथ समझाती हूँ। देखो, जैसे कि मान लो ये मेरी एक सेल है,
ये मेरी दूसरी सेल है, ये मेरी तीसरी सेल है, और ऐसे यहाँ पे बहुत सारी सेल्स गिवन है ना। इसे मैं 4-5 सेल लगा बना के आपको दिखा देती हूँ। ये हमारी सेल्स होगी। ये सेल अलोंग विथ, मैं आपको एक एक चीज का मतलब सिमिलर सेल, ये सेल आपको दिख रही है सारी सिमिलर है ना, अलोंग विथ क्या, इंटरसेलुलर सब्सटेंस। ये इंटरसेलुलर सब्सटेंस क्या है, सेल के बीच का सब्सटेंस। मान लो कुछ सेल भी ऐसी अकेली तो नहीं पड़ी होगी ना, इधर सेल को भी जोड़ के अंदर ही अंदर किसी चीज ने रखा होगा। एक सेकेंड मैं आपको ये अच्छे से ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये देखो जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है ना, ये ग्रीन कलर से क्या है, सेल के बीच का सब्सटेंस है ना। इस सेल के बीच का सब्सटेंस, सेल जो बीच के फिल हो रखा है वो है। ये मैंने इतना एक लाइन खींच के दिखा रही है कि ये एक्चुअली अगर मैं इसको फिल करूँ तो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको ये ऐसे बना के दिखाया है। ये क्या है, इसका काम क्या है, इंटरसेलुलर सब्सटेंस का, सेल को एक साथ जोड़ के रखने का। और ये सारी सेल मिलके एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही है। मान लो ये सारी सेल मिलके हमारा डाइजेशन परफॉर्म कर रही है, तो ये क्या बन जाएगा, एक टाइप का टिश्यू बन जाएगा। ये सारी की सारी सेल मिलके आपका एक स्किन के ऊपर की एपिथेलियल लेयर बना रही है, स्किन बना रही है ये, है ना। तो ये भी एक टाइप का क्या बन जाएगा, टिश्यू बन जाएगा। मान लो ये न्यूरल सेल है, नर्व सेल है सारी की सारी, तो ये क्या बन जाएगा, न्यूरल टिश्यू, जो हमारे नर्व्स को, हमारे सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाते हैं, वो बन जाएगा। आपको समझ में आ रहा है। सेल वर्ड पे फोकस करना। सबसे पहला क्या है वर्ड आया, सिमिलर सेल, एक जैसी सेल है ये, अलोंग में इंटरसेलुलर सब्सटेंस, सेल के बीच का सब्सटेंस जो मैंने ग्रीन कलर से शो करा है, जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है, उसे क्या बोलते हैं, टिश्यू। आई होप अभी ये समझ में आ गया होगा डायग्राम के बाद। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। यू मे बी सरप्राइज टू नो क्या दैट अ कॉम्प्लेक्स एनिमल कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू। एक कॉम्प्लेक्स एनिमल के पास भी कितने टाइप ऑफ टिश्यू होते हैं। कॉम्प्लेक्स एनिमल कैसे होगी, ह्यूमंस हो गए आपके, अलग अलग जो ह्यूमंस के अलावा रेप्टाइल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, तो इनमें कैसे है, 4 बेसिक, एप्स हो गए, एप्स मतलब बर्ड, इनमें क्या होते हैं, मेनली 4 कॉम्प्लेक्स 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, these tissues are organized in specific proposition or and pattern to form a organ like stomach, lungs, heart, kidney। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, देखो सेल होती है सबसे, मैं आपको एक बार अलग से बना के दिखा देती हूँ। देखो सबसे क्या होती है, छोटी सेल होती है। सेल है एक बेसिक स्ट्रक्चरल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, लास्ट क्लास में सीखे हैं। सेल से मिल के क्या बनता है, टिश्यू। टिश्यू एक साथ कंबाइन करके क्या बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यू एक साथ कंबाइन करके क्या बनाते हैं, ऑर्गन। ऑर्गन के एग्जांपल दो, ऑर्गन कैसे हुए, जैसे हमारा स्टमक एक ऑर्गन हो गया, हमारे पास हार्ट एक ऑर्गन हो गया, ये हो गया ऑर्गन। सारे के सारे ऑर्गन मिलके एक साथ क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। इसको मैं ना, हाँ चलो कोई बात, ठीक है, सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम कैसे हो गया, जैसे आपने सुना होगा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आते थे, हमारे स्टमक आ जाता है, हमारा माउथ आ जाता है, हमारा ईसोफेगस आ जाता है, उसके अंदर जो ग्लैंड्स होती हैं जो कि उसके अंदर एंजाइम सब कुछ रिलीज कर रही है, एसिड रिलीज कर रही है, वो सब किसके अंदर आ गए, ऑर्गन सिस्टम के अंदर। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ऐसे ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिला के क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मतलब पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर, एक ऑर्गेनिज्म। जैसे ह्यूमन बनाया, बहुत सारे हमारे अंदर अलग अलग टाइप ऑफ सिस्टम है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पास है, हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऐसे अलग अलग सिस्टम मिला के एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। जैसे ह्यूमन बना दिया, हम ह्यूमन भी तो एक ऑर्गेनिज्म ही है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये हो गया सेल हमारा बेसिक, और ऑर्गेनिज्म हो गया हमारा मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म। ठीक है, देन 2 or more organ परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन
बाय देयर फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन दे टुगेदर कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम स्प्लिट अप द वर्क एंड एग्जिबिट डिवीजन इन लेबर एंड कंट्रीब्यूट टू सर्वाइवल। कुछ नहीं है इसमें, ये बोल रहे हैं जो मैंने अभी आपको बॉक्स में समझाया ये ही है। वो कह रहे हैं हर ऑर्गन या हर ऑर्गन सिस्टम अपना अपना काम बांट लेते हैं। हार्ट का अगर मैं बोलूँ, एक हार्ट क्या है, एक ऑर्गन है। उस ऑर्गन का काम क्या है? उस ऑर्गन का काम है हमारी बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना, पंप करना, है ना। हमारे पास स्टमक है, स्टमक का काम क्या है? फूड को स्टोर करना, डाइजेस्ट करना। हर किसी ऑर्गन ने अपना अपना काम, लेबर क्या होता है? काम। हमारी बॉडी के काम को क्या कर रखा है? डिवाइड कर रखा है। हर कोई अपने अपने तरीके से कंट्रीब्यूट करता है, और जब सब कंट्रीब्यूट करते हैं, ऑर्गन, हर कोई ऑर्गन सिस्टम एक साथ कंट्रीब्यूट करते हैं, तब जाके हमारा बॉडी एज अ सम अच्छे से काम कर पाता है। ठीक है। एनिमल टिश्यूज की बात करते हैं। आज हम एनिमल टिश्यू में एपिथेलियल टिश्यू वाला पार्ट ही पढ़ेंगे यहाँ तक। ठीक है, जंक्शंस तक पढ़ेंगे आज। स्टार्ट करते हैं एनिमल टिश्यू से। द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। हमने पढ़ रखा है कि हर अलग अलग टाइप की सेल्स होती है। क्यों? क्योंकि उनके अलग अलग टाइप के क्या होते हैं? फंक्शंस होते हैं। देयरफॉर टिश्यूज आर डिफरेंट एंड ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप। 4 टाइप के टिश्यूज होते हैं, आपको ये नाम याद रखना। कौन कौन से? एपिथेलियल। देखो अभी मैं थोड़ा थोड़ा बेसिक इसको अभी पढ़ा। एपिथेलियल क्या होता है? एपिथेलियल मतलब एक लेयर फॉर्म करना, किसी को प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करना है। जैसे हमारे वन ऑफ द एपिथेलियल का एग्जांपल स्किन हो गया। स्किन हमारी बॉडी की आउटर लेयर है ना, क्या करती है? हमारी बॉडी को बाहर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डस्ट, डर्ट से हमारी अंदर के ऑर्गन्स को, ब्लड को प्रिवेंट करके रखता है ना। तो एपिथेलियल का काम क्या होता है? लाइनिंग फॉर्म करना, एक टाइप का बैरियर फॉर्म करना। कनेक्टिव क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि दूसरे ऑर्गन को, और मान लो 2 ऑर्गन को एक साथ कनेक्ट करते हैं। जैसे कि वन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू की हम बात करते हैं, बोन। बोन होती है हमारी बोन। हमारी बोन की वजह से हमारा पूरा फ्रेमवर्क है। हमारी बोन है तभी हम प्रॉपर, हमारा स्केलेटन होता है, हम एक प्रॉपर हमारी शेप होती है ना। कनेक्टिव टिश्यू हमारे हेड से लेके हमारे टो तक हमें कितनी बोन्स है, और सारी की सारी बोन एक दूसरे से कनेक्टिव है। तो एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड है, हमारे हेड से लेके हमारे टो तक हर जगह ब्लड एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। हमारे मसल्स हैं वो के, ठीक है। हमारे मस्कुलर, थर्ड क्या है? मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में क्या आएगी? हमारी मसल्स आएंगी। मसल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती है, हमारी स्केलेटल मसल्स होती है, जैसे हमारे हाथों में जो मसल्स होती हैं, ये सब किसके अंदर आ जाता है? मस्कुलर टिश्यू के अंदर। फोर्थ में क्या आता है? न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू मतलब नर्व वाला, जो हम, मैं और आप जो बातें कर रहे हैं, जो मैं आपको समझा रही हूँ, वो आपके ब्रेन तक प्रोसेस होके जा रहे हैं, ब्रेन के अंदर तक। वो किसके थ्रू हो रहा है? वो न्यूरल टिश्यू के थ्रू हो रहा है। न्यूरल टिश्यू में क्या होते हैं? नर्व सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। आज ही हम किसकी बात करेंगे? एपिथेलियल की बात करेंगे। एक बार मैं इसको अंडरलाइन कर दूं। डन। चलो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात करते हैं। वी कॉमनली रेफर टू एपिथेलियल टिश्यू एज एपिथेलियम। हम एपिथेलियल टिश्यू को क्या बोलते हैं? एपिथेलियम बोलते हैं। प्लूरल में एपिथेलिया। दिस टिश्यू हैज ए फ्री सरफेस। ये याद रखना, क्या है? इसमें एक फ्री सरफेस रहता है, विच फेसेस आइदर अ बॉडी फ्लूइड और द आउटसाइड। देखो फ्री सरफेस का मतलब क्या है? एक ऐसा सरफेस जो किसी के साथ ऐसे बाउंड्री में, किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है। वो क्या करेगा? फ्री सरफेस जो आउटसाइड, जैसे विच फेसेस आइदर द बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब हमारी स्किन। हमारी स्किन एक साइड से तो आउटसाइड इन्वायरमेंट, एयर से इंटरेक्ट करती है ना, बाहर की साइड, जिसको आप टच भी कर सकते हो। वो किससे इंटरेक्ट कर रही है? एयर, आउटसाइड से। और जो हमारी अंदर वाली साइड है इसी लेयर की, वो किससे अटैच है? हमें नीचे मसल्स से अटैच है, जिसको स्किन का एक वो भी तो पार्ट है, अंदर का पार्ट, जो आप, हम टच नहीं कर सकते, है ना। तो और दूसरा यहाँ पे लिखे आइदर फेसेस ऑफ बॉडी फ्लूइड। और दूसरा मान लो, ये तो एपिथेलियम हमारी स्किन का एग्जांपल ले लिया। एपिथेलियम क्या स्किन में प्रेजेंट होती है? नहीं, हमारे बहुत सारी जो डक्ट होती हैं वो उसकी होती है, एपिथेलियल की।
मान लो वन ऑफ द एग्जांपल मैं आपको लेके बताती हूँ, ये हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है ना, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। इसको मैं एक बार ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। जैसे मान लो ये एक एपिथेलियल है यहाँ पे, हाँ ये एक एपिथेलियल की लेयर है, ये इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, जो स्टमक में बोल लो आप इसको। ये क्या करती है, एक सेकेंड, तो हम क्या पढ़ रहे थे, बॉडी फ्लूइड वाला पोर्शन, कि देखो मान लो ये स्टमक या इंटेस्टाइन की लाइनिंग है, एपिथेलियल लाइनिंग है, तो इसका जो एक ओपन एंड है वो किसको तरफ फेस कर रहा है, बॉडी फ्लूइड की। बॉडी फ्लूइड में क्या हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। ये मैंने अगर मान लो स्टमक माना है, तो स्टमक के अंदर हमारा फूड, उसके अंदर के डाइजेस्टिव एंजाइम, ये सब। तो इसमें जो ये बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड वाला पॉइंट लिखा है ना, ये इसके साथ आता है। या तो वो बॉडी फ्लूइड को के साइड फेस करेगा, जैसे ये मैंने अभी आपको स्टमक का एग्जांपल बताया, या ब्लड का एग्जांपल ले सकते हैं। मान लो ये बॉडी फ्लूइड, यहाँ पे ब्लड हो सकता है, ठीक है। और आउटसाइड वाला स्किन वाला तो मैंने आपको बता ही दिया था। आगे पढ़ते हैं, एक सेकेंड, जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा मैं हाईलाइट तो आपको करती चलती हूँ हमेशा की तरह वैसे भी। चलो आगे पढ़ते हैं। These cells are compactly packed with little intercellular matrix. सेल्स कैसे पैक्ड है, कॉम्पैक्टली मतलब टाइटली पैक्ड है, और उसमें जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है वो कैसे है, ज़्यादा है या कम है, कम है। कम क्यों है, इसका रीज़न क्या है, देखो कॉम्पैक्टली पैक्ड है तभी तो एक टाइप का वो लेयर बना रहा है। ये देखो एग्जांपल में के लिए मैं आपको एक बार ये फिगर दिखाती हूँ। फिगर में पार्ट बी देखो, यहाँ पे क्यूब लाइक सेल्स लिखा है, जिसमें आप ऊपर वाला पिंक वाला पोर्शन देखो, ये सेल्स कितनी ज्यादा सेल्स है और कितनी कॉम्पैक्टली डेंसली पैक्ड है यहाँ पे। क्यों, तभी तो वो एक टाइप का कवरिंग या एक टाइप की लाइनिंग या एक टाइप की लेयर बनाएगा। एपिथेलियल का काम ही क्या है, लेयरिंग बनाना ना, एक टाइप की कवरिंग बनाना, ठीक है। इसलिए वो क्या है, कॉम्पैक्टली पैक्ड है और लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। ये वाला पॉइंट ना मैं आपको एक बार डायग्राम के थ्रू वापस से एक्सप्लेन करूंगी, क्या बोलना चाह रही हूँ मैं। देखो मान लो मेरे पास ये दो सेल्स है, ठीक है, ये एक दो पास पास है कंपैरेटिवली, और ये दो सेल्स मान लो दूर दूर है। अगर कोई चीज कॉम्पैक्टली पैक्ड होगी तो उसके इंटरसेलुलर का मतलब क्या है, सेल के बीच का सब्सटेंस। अगर दो सेल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड है तो उसके लिटिल इंटरसेलुलर सब्सटेंस कम ही होगा ना, देखो। बट अगर दो लूजली पैक्ड है तो उसके बीच में बहुत सारा इंटरसेलुलर सब्सटेंस होगा, है ना। इसलिए यहाँ पे लिखा है कॉम्पैक्टली पैक्ड है विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, क्योंकि स्पेस ही नहीं है। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स क्या नहीं, कि पास पास इतनी है सेल, ये बात आप समझ लेना। आगे पढ़ते हैं, मैं एकदम ये रिमूव कर दूं, अच्छा नहीं लगता ये, बस। चलो, जो मैंने अभी बात हाईलाइट करी थी वो एक बार मैं हाईलाइट वापस से कर देती हूँ। कॉम्पैक्टली पैक्ड विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, मेनली सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। देखो एपिथेलियम कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया इन्होंने, दो पार्ट में, एक सिंपल और एक कंपाउंड। देख आगे पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं सिंपल और कंपाउंड होते क्या है। सिंपल एपिथेलियम का मतलब है सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना हुआ एपिथेलियम, जहाँ पे एक ही लेयर ऑफ सेल्स मिलके क्या बनाए, एक लेयर बनाए, दैट इज योर सिंपल एपिथेलियम। कंपाउंड नाम से पता चल रहा है, कंपाउंड मीन्स कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब जहाँ पे दो या दो से ज्यादा लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट हो तो वो क्या हो जाएगा मेरा कंपाउंड एपिथेलियम। अगर सिंगल लेयर है तो वो क्या काम करेगा, मेनली लाइनिंग का काम करेंगे ना, जैसे अंदर की ब्लड वेसल्स बना ली, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग कर दी, डक्ट्स की लाइनिंग कर दी, ये सिंपल वाले का काम है। कंपाउंड अब भाई दो या दो से ज्यादा है, मतलब बहुत सारी लेयर है, उसका काम उस टाइम पे उसका काम क्या हो जाता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का, है ना। तो आगे पढ़ते हैं, सिंपल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। हाँ ये तो हमको पता है, सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलके बने। उसका फंक्शन क्या है, लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स। किसकी, बॉडी कैविटीज की, डक्ट्स की, ट्यूब्स की लाइनिंग करने का काम किसका है, सिंपल एपिथेलियम का। आगे चल के कंपाउंड एपिथेलियम की बात करते हैं। कंपाउंड एपिथेलियम क्या होता है, जिसमें दो और दो से ज्यादा सेल लेयर्स होती हैं, वेरी गुड।
उसका मेन काम क्या होता है, प्रोटेक्शन का काम होता है, प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। एग्जाम्पल के लिए क्या दे रखा है, हमारी जो स्किन है ना, स्किन क्या है हमारा, उसमें क्या कंपाउंड एपिथेलियम, मतलब दो या दो से ज्यादा लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है हमारी स्किन में। और हमारी स्किन का मेन काम क्या है, प्रोटेक्शन का ही तो काम है हमारी स्किन का, ताकि आउटसाइड के डर्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंटीजेंस हमारी बॉडी के अंदर एंटर ना कर पाए। वही तो काम होता है हमारी स्किन का, है ना। एक सेकंड में देखो यहाँ पे, ये देखो कंपाउंड एपिथेलियम का भी एग्जांपल दिखा रखा है यहाँ पे आपको। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं। हाँ, ये देखो कितनी लेयर ऑफ सेल्स है ना, मल्टी लेयर सेल्स, कंपाउंड एपिथेलियम फिगर 7.3 में आपको देखो, एक ऊपर लेयर ऑफ सेल है, उसके नीचे भी सेल की लेयर है, उसके नीचे भी सेल की लेयर है, उसके नीचे भी सेल की लेयर है। मल्टी लेयर सेल होगी तो कंपाउंड एपिथेलियम। और यहीं पे देखो फिगर 7.1 में ए पार्ट देख लो आप, सिंगल लेयर ऑफ सेल है, तो ये क्या बन गया, सिंपल एपिथेलियम। ठीक है, दोनों एपिथेलियम के मैंने विद एग्जांपल इमेजेस आपको दिखा दिए। आगे बढ़ते हैं। On the basis of structure modifications of this cell, simple epithelium is further divided into 3 parts. सिंपल एपिथेलियम को आगे कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट्स में। कौन कौन से पार्ट पे डिवाइड करा उन्होंने, सबसे पहला स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कोलुमनार। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे एक टाइप का टेक्स्ट बॉक्स बना देती हूँ आपके लिए। यहाँ पे चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा क्या, एपिथेलियम। एपिथेलियम को किस पे डिवाइड करा हमने, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। नीचे मैं आपको लिख देती हूँ। पार्ट 1 जैसे हमारा सिंपल हो गया, और पार्ट 2 में हमारे पास क्या आ गया, कंपाउंड आ गया, है ना। सिंपल और कंपाउंड हो गए, 2 टाइप के एपिथेलियम हो गए। अब ये जो सिंपल वाला है ना, ये कौन से वाला, सिंपल वाला, सिंपल को आगे क्लासिफाई करा गया है, आगे भी कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। 3 पार्ट ऐसे दिखा रखे हैं जो हमको एनसीईआरटी वाइज गिवन है। कौन कौन से 3 पार्ट है, सबसे पहला पार्ट ए लिख देती हूँ मैं, उसको मेंशन करती हूँ, ए स्क्वैमस। पार्ट बी कौन सा हमारा, क्यूबॉइडल। देखो स्क्वैमस का मतलब एक फ्लैट सेल से बन के जो बना हुआ है वो क्या हुआ आपका, स्क्वैमस हुआ। क्यूबॉइडल नाम से ही पता चल रहा है क्या होगा, क्यूबॉइडल में क्यूब लाइक सेल्स होगी। ठीक है, और थर्ड वन कौन सा, कोलमनार। कोलमनार में क्या होता है, कोलमनार में क्या होता है, लॉन्ग सिलेंडर लाइक सेल्स होती है। ठीक है, स्क्वैमस में कैसी फ्लैट, क्यूबॉइडल में कैसी क्यूब लाइक, और कोलमनार में कैसे सिलेंडर लाइक। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ये फिगर बाद में देखेंगे, वो पहले रीड कर लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया हो। मैंने जानबूझ के लिखवाया है क्योंकि ये हल्का से एक टाइप का क्या है, इसका क्लासिफिकेशन है, तो क्लासिफिकेशन में आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने आपको ये लिखवा दिया। आगे पढ़ते हैं। यस, स्क्वैमस एपिथेलियम की बात करते हैं। स्क्वैमस एपिथेलियम क्या बना हुआ है, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल। देखो सिंगल लेयर क्यों लिखा है, क्योंकि सिंपल एपिथेलियम का पार्ट है, विद इरेगुलर बाउंड्री, फ्लैट सेल्स विद इरेगुलर बाउंड्री। बाउंड्री कोई रेगुलर नहीं है कि मैंने बोला कि स्फेरिकल बाउंड्री है, या मैंने बोला कि इसकी स्क्वायर लाइक बाउंड्री, ऐसी कुछ बाउंड्री नहीं है, इरेगुलर कैसी भी हो सकती है इसकी बाउंड्री। ठीक है, दे आर फाउंड इन वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। कहाँ कहाँ मिलते हैं, इंपॉर्टेंट बात है, वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स में, एयर सैक्स ऑफ लंग्स में। उसका मेन काम क्या होता है, डिफ्यूजन का। अब ये बात मैं आपको वापस से समझा देती हूँ। देखो आप इसकी इमेज से देखो, ये इमेज नंबर ए है ना, स्क्वैमस एपिथेलियम की। आपको ये इमेज से एक चीज सिंपल सी बात दिखाई दे रही होगी कि इसकी बाउंड्रीज क्या है। सबसे पहली बात, इरेगुलर बाउंड्रीज है। इरेगुलर कैसे, ऐसे कुछ भी बाउंड्रीज हो सकती है, ऐसी इरेगुलर बाउंड्रीज है। और कहाँ कहाँ मिलते हैं, ब्लड वेसल्स के वॉल्स में, एयर सैक्स ऑफ लंग में। और इनका काम क्या होता है, डिफ्यूजन का। हमने पिछली बार पढ़ा था
पिछले चैप्टर में डिफ्यूजन नाम का एक ट्रांसपोर्टेशन होता है, जिसमें क्या होता है, एक जगह से एक लेयर को क्रॉस करके दूसरी लेयर में कोई मॉलिक्यूल, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्रॉस कर लिया या किसी चीज को क्रॉस करके क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल या कुछ न्यूट्रल सॉल्यूट्स इधर से उधर चले जाते हैं। वो ही काम में होता है डिफ्यूजन में। और इसके लिए ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स में मान लो आपका ब्लड फ्लो कर रहा है और उसमें से हमको ऑक्सीजन को डिफ्यूज आउट कर, ऑक्सीजन को क्या करना है, हमको सेल के अंदर देना है, क्योंकि सेल को ही तो ऑक्सीजन की नीड होती है। और हमको सेल के अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो यूज होके बनी है जो हमारी, उसको हमको वापस भेजना ताकि हम उस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर पाए नोज से। तो उसमें कौन सा प्रोसेस यूज होगा, डिफ्यूजन, है ना। इसी डिफ्यूजन प्रोसेस के लिए हमको पतली लेयर ऑफ सेल्स, पतली लेयर ऑफ एपिथेलियम चाहिए। अब मान लो जितना पतला, एक टाइप से एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रही हूँ, हमारे पास जितना पतला कपड़ा होएगा, अगर मान लो उसके अंदर से मेरे को कुछ चीज छाननी है तो उतना इजीली हो पाएगी ना। अगर मेरे पास बहुत मोटा कपड़ा है, उसके अंदर से मेरे को कोई चीज को आर पार करना है, मेरे को कोई चीज को पास करनी है, तो वो इतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा। डिफ्यूजन क्या प्रोसेस है, एक टाइप से ऐसा प्रोसेस है जिसके लिए हमको फ्लैट, मतलब हमको बहुत पतली लेयर ऑफ सेल्स की, एक एपिथेलियम की एक लाइनिंग चाहिए। तो वो कहाँ, वो सबसे अच्छी किस में हो सकती है, स्क्वेमस एपिथेलियम में। आगे बढ़ते क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नाम से ही पता चल रहा है क्या होगा, क्यूब लाइक सेल, सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल। इसका नाम ही जितना अच्छा वो अपने आप ही बताता है कि क्यूब लाइक सेल है, ठीक है। दिस इज कॉमनली फाउंड इन, कहाँ कहाँ मिलती है, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूब्यूलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। कहाँ कहाँ मिलते हैं ये बात ना, कुछ बात ऐसी है, यह बात आपको याद ही करनी पड़ेगी। इनका फंक्शन क्या है वो मैं आपको समझा सकती हूँ, बट ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है ये बात मैं आपको अंडरलाइन या नोट करवा दूंगी, हाईलाइट करवा दूंगी, बट वो बात आपको याद करनी ही पड़ेगी। तो प्लीज उसको थोड़ा सा आप देखें कि उसको मैं कैसे समझाऊँ। कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन ने जैसे हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट क्या होती है, सेल, ऐसी किडनी की स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन से ही हमारे ब्लड को क्या होता है, फिल्टर आउट होके उसके अंदर से जो भी सारे मटेरियल होते हैं ना, वेस्ट मटेरियल, वो एक्सक्रीट आउट होने के लिए वो फिल्टर करने का काम कौन करता है, नेफ्रॉन करता है। उसका मेन फंक्शन क्या है, ये मेन फंक्शन वाला पॉइंट मैं आपको, इनके फंक्शन में आपको डिटेल में बताती हूँ। फंक्शन क्या है, सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। सेक्रीशन का मतलब ये होता है कोई चीज सेक्रेट आउट करना, कोई चीज रिलीज करना। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, कोई चीज एब्जॉर्ब करना। जैसे हमारे खाने में, ब्लड में जो न्यूट्रिएंट होते हैं, जो न्यूट्रिशन होते हैं, वो हमारा माइक्रोविलाई, हम जब डाइजेशन होता है, फूड डाइजेस्ट होता है, तब हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना हमारी बॉडी, ऐसे। द एपिथेलियम ऑफ proximal convoluted tubule of nephron in the kidney has microvilli। अब ये क्या है पार्ट लिखा, देखो proximal convoluted tubule एक नेफ्रॉन का ही पार्ट है। हम नेफ्रॉन की डिटेल डाउन स्टडी करते हैं जब हम एक्सक्रीशन वाला चैप्टर पढ़ते हैं 11th में, ठीक है। बट उससे पहले ये क्या है, पीसीटी क्या है, देखो हमने अभी, आपको, मेरे को नहीं पता आपको में से कितनों को पता है पहले से, नेफ्रॉन के कुछ पार्ट होते हैं, जैसे पीसीटी होता है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी होता है, लूप ऑफ हेनले होती है, ये ना नेफ्रॉन एक टाइप की सेल मान लो आप, उसी के कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है। तो उसमें क्या लिखा है, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी। नेफ्रॉन कहाँ होते हैं, किडनी में, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया क्योंकि ये किडनी की स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट है। उसमें क्या होता है, माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई का मतलब छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। हम जब डाइजेशन पढ़ते हैं तो हम इंटेस्टाइन में हम ये पढ़ते हैं, हम अवर इंटेस्टाइन हैज माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का काम क्या होता है, ताकि वो चीज़ अच्छे से उसके अंदर से, ब्लड के अंदर से जो फूड हमारा डाइजेस्ट होके अभी तक आया है, उसके अंदर से हम वाटर, हमारे न्यूट्रिएंट्स, हमारा प्रोटीन, हमारे वाइटामिन को हम क्या कर पाए, एब्जॉर्ब कर पाए। तो वही लिख रहा है कि जो एपिथेलियम जो होती है कहाँ पे प्रेजेंट है, पीसीटी में। पीसीटी क्या है, नेफ्रॉन का एक पार्ट है। उस पे क्या होता है, माइक्रोविलाई होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। देखो माइक्रोविलाई होने का काम क्या है, माइक्रोविलाई का काम होता है ना, वो है ना सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। सरफेस एरिया बढ़ा पाएगा तो जो हमारा ब्लड फिल्टर आउट होके आ रहा है उसके अंदर से जो इम्पोर्टेंट मान लो पानी है, हमारी बॉडी को पानी की नीड है,
तो पीसीटी वाला पार्ट में जो माइक्रोविलाई है वो क्या करेगा, हमारे पानी को और ज़्यादा रीअब्सॉर्ब करेगा। तो हमारे पानी की जो बॉडी में नीड है वो भी क्या होगी, फुलफिल होती जाएगी। हमारी बॉडी में कुछ ऐसे न्यूट्रिशन यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होने वाले हैं जो मान लो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है। तो माइक्रोविलाई क्या करेगा, उन पार्ट को क्या, उस इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन को, उस इम्पोर्टेंट वाइटामिन वगैरह को क्या कर लेगा, रीअब्सॉर्ब कर लेगा। आगे पढ़ते हैं। कोलमनार एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड सिलेंडर लाइक सेल। देखो फिगर में मैं दिखा, टॉल का मतलब क्या होता है, लंबा, लंबे सिलेंडर लाइक सेल्स दिख रहे हैं आपको, ये किसके पार्ट होते हैं, कोलमनार एपिथेलियम के। द न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट बेस। न्यूक्लियर क्या होता है, न्यूक्लियस की बात करें, वो कहाँ पे लोकेटेड है, बेस पे। ये देखो मान लो ये सेल है मेरी, है सेल की एक लेयर है, तो न्यूक्लियर कहाँ पे प्रेजेंट होएगा, बेस पे। बेस क्या होएगा, नीचे वाले पार्ट के आसपास प्रेजेंट होएगा। फ्री सरफेस एक सेकंड बस, फ्री सरफेस में हैव माइक्रोविलाई। फ्री सरफेस पे क्या हो सकते हैं, माइक्रोविलाई। देखो मैं आपको ना ये डायग्राम से, फ्री सरफेस हैज माइक्रोविलाई का मतलब क्या है, माइक्रोविलाई मैंने बोला कि आपको क्या होता है, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं माइक्रोविलाई, ठीक है, इसे कहते हैं ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन माइक्रोविलाई को। और ये वो कह रहे हैं कि मान लो मेरी कोलमनार एपिथेलियम है, ये मेरी सिलेंडर लाइक सेल्स है, मान लो ऐसे टोल सिलेंडर लाइक सेल्स ही लिखा है ना, कोलमनार एपिथेलियम मैंने 3 सेल्स बना के दिखाई आपको ये। अब इसका न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट होएगा, बेस पे, ये बात आगे से मेंशन है। मान लो ये मेरी लेयर ऐसे है सेल, ऐसे प्रेजेंट, तो ये बेस के पास या क्या होएगा, मेरा न्यूक्लियस प्रेजेंट होएगा, है ना। आपको आई होप मैं अच्छे से समझा पा रही होंगी आपको। और क्या कह रहे हैं कि बहुत सारे केसेस में इसी के ऊपर क्या हो जाती है, जो हमारे सेल ये ट्रांसफॉर्म होके ऐसे माइक्रोविलाई लाइक प्रोजेक्शन आ जाते हैं इसके अंदर, ऐसे प्रोजेक्शन यहाँ पे इसके फ्री सरफेस, इसका फ्री सरफेस था ना अभी तक, इस फ्री सरफेस के ऊपर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई दे सकते हैं आपको। चलो आगे पढ़ते हैं। दे आर फाउंड इन लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। कहाँ कहाँ मिलते हैं, मैं ये हटा देती हूँ, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, कहाँ कहाँ मिलते हैं, कोलमनार एपिथेलियम, लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। माइक्रोविलाई देखो हमने अभी पढ़ाया था, मैंने 2 मिनट पहले ही बोला था कि इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, रीअब्जॉर्प्शन के लिए। तो ये हमारे कोलमनार एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट है, स्टमक और इंटेस्टाइन में। उसका मेन काम क्या होता है, सेक्रेशन एंड अब्जॉर्प्शन करना। If the columnar and cuboidal epithelium bear cilia on their free surface, they are called ciliated epithelium. मान लो मेरा कोलमनार एपिथेलियम, सीलिया क्या होता है, आपके हेयर लाइक वो होते हैं ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ये देखो ऑप्शन ये 4 वाले उसमें ये क्या है, एक टाइप की कोलमनार सेल दे रखी है, लॉन्ग सिलेंडर लाइक सेल्स दे रखी है, उसके ऊपर आपको ये देखो हेयर लाइक आउटग्रोथ दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको, हेयर लाइक आउटग्रोथ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला पोर्शन में, है ना, ये वाले पोर्शन में आपको हेयर लाइक आउटग्रोथ दिख रहा होगा। ये क्या होता है, सीलिया होता है, हमने पहले पढ़ रखा है लास्ट चैप्टर में। इस सीलिया, अगर ये ऐसा सीलिया प्रेजेंट है आपके क्यूबॉइडल या कोलमनार एपिथेलियम में, तो उससे क्या बोलेंगे हम, सीलिएटेड एपिथेलियम। तो ये एक और मैं पॉइंट यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ कि हमारे पास पार्ट डी स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियम के 3 पार्ट अभी तक हमने कौन कौन से पढ़े थे, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कोलमनार। एक और पार्ट लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, सीलिएटेड एपिथेलियम। सीलिएटेड कौन सा होगा, जहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होगा। आगे पढ़ते हैं सीलिया वाले बात को। सीलिएटेड एपिथेलियम, उसका फंक्शन क्या होता है, टू मूव पार्टिकल्स एंड म्यूकस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। देखो मैंने आपको जब सीलिया पढ़ा रही थी ना मैं लास्ट क्लास में, तब भी मैंने आपको बताया था सीलिया का काम क्या होता है, एक टाइप की मूवमेंट प्रोवाइड करना, एक टाइप की वेव प्रोवाइड करना, ताकि एक पार्टिकल एक स्पेसिफिक डायरेक्शन मूव कर पाए। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मैंने ये भी बताया था आपको। इनर सरफेस ऑफ होलो ऑर्गन लाइक ब्रोंकियल्स, होलो ऑर्गन लाइक ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में।
रेस्पिरेटरी मतलब जहाँ से हम सांस लेते हैं, और एल्वियोलाई तक की जो ट्रैक होती है ना, एल्वियोलाई तक के बीच का पार्ट, जिसमें हमारी नोज आती है, फिर हमारी बक्कल कैविटी आती है, फिर हमारे क्या होता है लैरिंग्स आता है, उसके बाद ट्रैकिया आता है, फिर ब्रोंकियाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई, सारा ये पार्ट किसके अंदर आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। उसी ट्रैक्ट में क्या होता है, ऐसे सीलिएटेड एपिथेलियम होता है, और सीलिएटेड एपिथेलियम का काम क्या होता है, जो हमारे जब हम एयर को इनटेक करें उसके साथ जो डस्ट एंड डर्ट आए ना, वो हमारे अंदर तक ना जा पाए और हमारे एल्वुलाई पे जाके कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना डाले। और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में इनका काम क्या है, ओवरी से जो एग आए हैं उसको यूट्रस तक प्रोवाइड पहुंचाना है, ये इसका काम होता है। इसमें होता है फैलोपियन ट्यूब में सीलिएटेड का, ताकि वो एग को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में आगे की तरफ उसको क्या कर पाए, एक टाइप से पुश कर पाए या उसको आगे की तरफ भेज पाए। आगे बात करते हैं। Some of the columnar or cuboidal epithelium get specified for secretion and are called glandular epithelium. ये वाली पार्ट, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंड पता है आपको क्या होता है, ग्लैंड होता है जो कोई चीज को सेक्रेट कर पाए, सेक्रेट का मतलब रिलीज कर पाए, सेक्रेशन, स्पेशल सेक्रेशन होते हैं उसमें। ये लिख रहा है कि कुछ कोलमनार, कोलमनार मतलब लॉन्ग सिलेंडर वाली सेल्स या क्यूबोइडल सेल क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक फंक्शन को ऑक्यूपाई कर लेती है, जैसे कि, और फिर वो उसको क्या बन जाते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। स्पेसिफिक फंक्शन किसका होगा, सेक्रेशन का। सेक्रेशन मतलब अपने अंदर से कुछ रिलीज करने का। दे आर मेनली ऑफ टू टाइप, यूनिसेलुलर, जैसे कि यूनिसेलुलर में कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम, गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये मैं पूरा पढ़ाती हूँ आपको, एक क्या कंफ्यूजिंग लगता होगा आपको। मैं देखो आपको फिगर 7.2 देखो पहले तो अच्छे से। फिगर 7.2 में आपको दो पार्ट दिखा रखे हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए देखो आप, पार्ट ए में क्या लिखा है, ऊपर दिख रहा है आपको यूनिसेलुलर ग्लैंड्स, और पार्ट बी में आपको दिख रहा होगा मल्टी सेलुलर ग्लैंड। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल प्रेजेंट है और उसी सेल से वो अपने अंदर का जो सब्सटेंस है ना, अंदर का कोई मान लो कुछ एक स्पेसिफिक टाइप का सेक्रेशन है वो रिलीज करिए। मल्टी सेलुलर में क्या होगा, बहुत सारी सेल मिल के अपना सेक्रेशन को रिलीज कर रही है, बाहर निकाल रही है। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल क्या दे रखा है, गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, जहाँ से हमारा सारा डाइजेशन होता है ना, उसी को एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। उसके अंदर गॉबलेट सेल प्रेजेंट है। गॉबलेट सेल क्या है, एक सेल का नाम है। वो सेल क्या करती है, वो सेल ना आपके एलिमेंट्री कैनाल में म्यूकस रिलीज करती है। म्यूकस का काम क्या है, म्यूकस ना हमेशा से जो बनता है वो एक टाइप का आपको आपकी स्टमक को, आपके इंटेस्टाइन को क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्यों, आपने पढ़ा होगा आज से पहले कि ना हमारा जब डाइजेशन होता है, हमारे स्टमक में जब फूड आता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम का एसिड रिलीज होता है, HCl नाम का, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। वो क्या करता है, हमारा जो फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग एसिड आपके स्टमक के अंदर रिलीज हो रहा है, तो आपके स्टमक को भी एक काइंड ऑफ प्रोटेक्शन चाहिए होगी। वो प्रोटेक्शन कौन देगा, एक टाइप की म्यूकस देगा, एक टाइप का एक लेयरिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी आपके स्टमक के आसपास, ताकि आपका जो HCl रिलीज होएगा वो आपके खुद के स्टमक को अफेक्ट ना करे। और वो जो म्यूकस रिलीज करता है वो कौन करता है, गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, ये आई होप ये आपको समझ में आएगा। मल्टी सेलुलर में क्या बोला है, मल्टी सेलुलर में कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल। क्लस्टर मतलब एक टाइप का गुच्छा ऑफ सेल। पार्ट बी में आप देख सकते हो कितनी सेल है। मल्टी सेलुलर का मतलब बहुत सारी सेल आपको प्रेजेंट दिख रही होगी इसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर। और इसका एग्जाम्पल क्या दे रखा है, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड मतलब जो हमारे मुंह के अंदर होते हैं, जो हमारा सलाइवा रिलीज करती है, जो थूक रिलीज करती है, अगर थोड़ी सी वियर्ड लैंग्वेज में बोले तो वो वाली ग्लैंड्स क्या होती है, मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स होती है। ठीक है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या होता है, जब कोई कोलमनार और क्यूबोइडल स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अपने आप में कुछ चेंजेस ले आते हैं, तो क्या होगी, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। आगे पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग ऑफ देयर सेक्रेशन, ग्लैंड्स कैन बी डिवाइडेड, ये देखो ये वाली बात है, ग्लैंड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब ये देखो एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड आपने पढ़ा हो,
मोड ऑफ पोरिंग द सिक्रेशन, मान लो मैंने इन सेल्स ने कुछ अपना सब्सटेंस बनाया, XYZ उन्होंने अपने अंदर से, इसने यूनिसेलुलर ने म्यूकस बनाया, पार्ट बी ने सलाइवा बनाया, और वो सलाइवा कैसे बॉडी के अंदर रिलीज कर रहे हैं, कैसे बॉडी के अंदर छोड़ रहे हैं, या तो वो किसी डक्ट के अंदर, मतलब किसी वेसल के थ्रू भेज रहे हैं, किसी डक्ट के थ्रू भेज रहे हैं, या वो सीधा का सीधा ब्लड में रिलीज कर दे। उसके हिसाब से इसको ग्लैंड्स को दो पार्ट में डिवाइड करा गया है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। अब देखते हैं एक्सोक्राइन एंडोक्राइन है क्या, आपने बोला एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, बट एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन एक्चुअली मतलब क्या है दोनों को, वो पढ़ते हैं आगे। एक्सोक्राइन ग्लैंड सेक्रीट, एग्जाम्पल याद करना, जैसे म्यूकस, म्यूकस क्या होता है मैंने आपको बताया, एक टाइप की प्रोटेक्टिव लेयर कवरिंग, ठीक है। सलाइवा, ईयर वैक्स, ईयर वैक्स क्या होता है, हमारे जो कान में जो वैक्स रिलीज होते हैं वो होते हैं ईयर वैक्स। ऑयल, मिल्क, ऑयल क्या होता है, हमारे जो स्किन के ऊपर ऑयली लेयर बन जाते हैं, बहुत लोग बोलते हैं मेरी बहुत ऑयली स्किन है। मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और ये सारे अदर सेल प्रोडक्ट्स, दीज प्रोडक्ट्स आर रिलीज थ्रू डक्ट्स और ट्यूब्स। ये सारे प्रोडक्ट किसके थ्रू रिलीज होते हैं, डक्ट या ट्यूब्स के थ्रू, ठीक है। मैं आपको एक टाइप से ड्राइंग के थ्रू बता देती हूँ। मान लो ये मेरी सेल है, इसने अपने अंदर कोई, मान लो कोई चीज सेक्रेशन करी, ये ग्लैंडुलर सेल है, मान लो यूनिसेलुलर कोई सेल है, इसके अंदर इसने म्यूकस बनाया और इस म्यूकस को इसको रिलीज करना है। तो म्यूकस कैसे रिलीज करेगी, इसके पास एक डक्ट प्रेजेंट होगी, डक्ट एक टाइप की ऐसी लेयर डक्ट प्रेजेंट होगी, और ये डक्ट के थ्रू यहाँ पे इसकी, एक सेकेंड, ये डक्ट है और यहाँ पे उसका टारगेट ऑर्गन है। मान लो ये टारगेट ऑर्गन जो मैंने अभी ब्लू कलर का सर्कल बनाया, मान लो मेरी स्टमक है, ऐसे मैंने स्टमक लिख दिया। तो ये क्या करेगा, जो अपनी सेल है ना, वो सेल के अंदर से, जो हमारे सेल के अंदर म्यूकस था वो इस डक्ट के थ्रू पास करेगा और जाके अपने टारगेट ऑर्गन पे आ जाएगा, ठीक है। सीधा ब्लड में नहीं रिलीज हो रहा है, ये डक्ट के थ्रू आ रहा है। ये ब्लू कलर की मैंने क्या बनाई है, डक्ट बनाई है। आगे पढ़ते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स डू नॉट हैव डक्ट। अगर मान लो किसी चीज को दो पार्ट में डिवाइड करें, एक के पास डक्ट है तो दूसरे के पास डेफिनेटली डक्ट नहीं होगी, वो वाली ग्लैंड से। एंडोक्राइन ग्लैंड्स डू नॉट हैव डक्ट, देयर प्रोडक्ट्स आर कोल्ड हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स पढ़ते हैं ना, हमारी बॉडी में कितने सारे हॉर्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे होता है वैसोप्रेसिन एक नाम का हार्मोन होता है हमारी बॉडी में, ऑक्सीटोसिन होता है हमारी बॉडी में, और फिर गोनाडोट्रोफिन्स होते हैं, एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन का नाम के हार्मोन्स होते हैं। बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में। थायराइड हार्मोन्स होते हैं, थायराइड ग्लैंड से जो रिलीज होते हैं। ये सारे हार्मोन्स जो होते हैं ये सीधा के सीधा क्या होता है, ग्लैंड से निकल के हमारे बॉडी में सीधा का सीधा आ जाते हैं ब्लड के थ्रू। आपको समझ में आया होगा क्या हुआ, ग्लैंड पहले तो कोलमनार या क्यूबोइडल पार्ट में बढ़ी और कुछ स्पेसिफिक टाइप के सेक्रेशन करने लगी, जिनको हमने क्या बोला, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। आगे जाके वो कैसे अपने सब्सटेंस को सेक्रेट कर रही है, पोर कर रही है, उसके बेसिस पे दो टाइप पे डिवाइड हुआ, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन जिसमें डक्ट प्रेजेंट है, एंडोक्राइन जिसमें डक्ट प्रेजेंट नहीं है। एंडोक्राइन के हार्मोन, एंडोक्राइन के जो सेक्रेशंस को क्या बोलते हैं, हार्मोन्स, और वो हार्मोन सीधा किस में रिलीज होते हैं, ब्लड में जाके रिलीज हो जाते हैं। आगे चल के थोड़ा सा ही बचा हुआ है आज के लिए। कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ मल्टी लेयर्ड सेल। मल्टी लेयर्ड होते कंपाउंड एपिथेलियम, वो तो हमको पता है, इसलिए उसका लिमिटेड रोल होता है सेक्रेशन एब्जॉर्प्शन में। सेक्रेशन मतलब किसी चीज को सेक्रेट करना, एब्जॉर्ब करना। मल्टी लेयर्ड है, इतना इजी नहीं होता मल्टी लेयर्ड के अंदर से, मान लो कोई चीज नीचे यहाँ पे फॉर्म हो रही है, उसके लिए किसी चीज को फर्स्ट लेयर पे पहुंच के सेक्रेट होना इतना इजी नहीं, उसको सेक्रेट होने के लिए कितनी लेयर क्रॉस करनी पड़ेगी। इसलिए जो कंपाउंड एपिथेलियम होते हैं उनका सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में बहुत लिमिटेड रोल होता है। मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस से, मैकेनिकल क्या होगा, मान लो कोई चीज चोट वोट लगी है या कोई कुछ अपर लेयर में ही हुआ है, तो ताकि हमारे नीचे तक, हमारे मसल्स तक, हमारे ब्लड तक कोई
ऐसे कोई स्पेसिफिक जर्म्स वगैरह ना पहुंच पाए, कुछ ऐसा ना पहुंच पाए, तो उस टाइप का प्रोटेक्शन का काम किसका होता है? कंपाउंड एपिथेलियम का। आगे पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है ये याद रखना। ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी क्या होता है? हमारे मुंह के अंदर की जो कैविटी होती है उसे बक्कल कैविटी बोलते हैं। फेरिंग्स, इनर लेयर, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड के डक्ट्स में कौन सी एपिथेलियम होती है? कंपाउंड एपिथेलियम। और पेनक्रियाटिक डक्ट, पेनक्रिया भी हमारे बॉडी का एक ऑर्गन है ना, पेनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है जिससे वहाँ पे भी उसकी डक्ट्स में भी कौन सी एपिथेलियम प्रेजेंट है? कंपाउंड एपिथेलियम। ये सारे है ना नाम आपको ना खुद ही याद करने पड़ेंगे क्योंकि हमारे बॉडी के पार्ट, उसमें मैं आपको वो समझा नहीं सकती, आपको ये याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। और ये इसलिए यहाँ पे ऐसी ऐसी जगह पे क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टी लेयर चाहिए होगी, यहाँ पे कुछ टाइप का प्रोटेक्शन चाहिए होगा, इसलिए यहाँ पे कंपाउंड एपिथेलियम प्रेजेंट है। अभी तक मैंने आपको फिर क्या पढ़ा रही थी? कंपाउंड एपिथेलियम में हमेशा स्किन के एग्जाम्पल के थ्रू बता रही थी क्योंकि स्किन के एग्जाम्पल बहुत प्रोमिनेंटली हमको विजिबल होते हैं, हम देख पाते हैं, उसके साथ सबसे इजीली हम रिलेट कर पाते हैं, इसलिए मैं अभी तक आपको कंपाउंड एपिथेलियम आता था हमेशा तो स्किन के थ्रू समझाती थी, बट और भी एग्जाम्पल है, ठीक है। ये 1 2 3 4 ये 4-5 एग्जाम्पल आपको याद करने ही पड़ेंगे। आगे पढ़ते हैं, छोटे से एक पैराग्राफ बाकी है बस। All cell of epithelium are held together with little intercellular material। हमको पता है compactly packed with little intercellular material, ये पहले ही पैराग्राफ में लिख दिया था उसने। ये देखो यहाँ पे अभी जहाँ पे मेरा कर्सर है वो आपको दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट compactly packed with little intercellular matrix। आगे पढ़ते हैं चलो। In nearly all animal tissues, specialized junction provide both structural and functional link। कोई जंक्शंस क्या होते हैं? जंक्शन क्या होता है? एक टाइप का लिंक प्रोवाइड करने के लिए, फंक्शनल मतलब एंड स्ट्रक्चरल लिंक प्रोवाइड करने का काम किसका होता है? जंक्शन का। बिटवीन टू इंडिविजुअल सेल, 2 सेल ली मैंने, उन दोनों सेल के बीच का एक टाइप का लिंक बना दिया, उस लिंक को क्या बोलेंगे हम? जंक्शन। 3 टाइप के सेल जंक्शन पढ़ेंगे, उससे क्वेश्चन आता ही आता है। 3 टाइप ऑफ सेल जंक्शन आर फाउंड इन एपिथेलियम एंड अदर टिश्यू। These are called tight junction, adhering junction and gap junction। देखो टाइट जंक्शन से स्टार्ट करते हैं। टाइट जंक्शन का मतलब क्या? नाम से ही पता चला, टाइट जंक्शन का काम होगा कि किसी भी हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू। इसका काम क्या है? कोई सब्सटेंस लीक ना हो पाए आसपास टिश्यू के, तो उसका काम क्या है? स्टॉप करना सब्सटेंस को। अब देखो मान लो मेरे पास ये दो सेल है आसपास, इन दोनों सेलों के दोनों इस साइड, मान लो इस साइड कुछ सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस लीक होके इस साइड ना पहुंच जाए, वो काम कौन प्रिवेंट कर रहा है उसको? टाइट जंक्शन। हमारी स्किन है, स्किन के नीचे हमारे पास मसल्स है, मसल के नीचे हमारे पास ब्लड फ्लो कर रहा है हमारी ब्लड वेसल्स में। ऐसा तो नहीं है कि हमारा ब्लड बिल्कुल नॉर्मल, हम बिना किसी इंजरी, बिना किसी स्क्रैच, बिना किसी कट्स के ऐसे लीक होता है, स्किन के आर पार होते हैं, ऐसे नहीं होता ना। क्यों? क्योंकि एक टाइप का जंक्शन प्रेजेंट है। उस जंक्शन का काम क्या है? वो हमारे सब्सटेंस को, हमारे बॉडी के अंदर कुछ मटेरियल को लीक नहीं होना देता टिश्यू के आर पार। आगे पढ़ते हैं एडहेरिंग जंक्शन। एडहेरिंग जंक्शन का काम क्या है? परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। एडहेरिंग का मतलब काम क्या है? एडहेरिंग, सॉरी जस्ट अ सेकेंड। एडहेरिंग जंक्शन का काम है 2 सेल्स के बीच में सीमेंटिंग का काम करना। सीमेंट क्या होता है? सीमेंट हम घर पे बनाते हैं तो सीमेंट से 2 ईंटों को जोड़ते हैं ना, ताकि वो दोनों ईंटें एक साथ रह पाए। ऐसे ही एडहेरिंग जंक्शन का काम क्या है? सीमेंट करना नेबरिंग सेल को, मतलब आसपास के सेल को, ताकि वो सेल एक दूसरे से क्या कर पाए? जुड़ के रह पाए। कैसे रह पाए? एक साथ रह पाए। मेरी ये 2 सेल्स हैं, इन दोनों सेल के बीच का सीमेंटिंग का काम, जोड़ के रखने का काम कौन करेगा? एडहेरिंग जंक्शन। यहाँ पे कुछ ऐसा मटेरियल, एक टाइप का जंक्शन बनेगा
ताकि ये हमारी दोनों सेल एक साथ आसपास जुड़ के रह पाए, है ना। चलो आगे पढ़ते हैं गैप जंक्शन के बारे में। गैप जंक्शन का काम क्या है? Facilitate the cell to communicate with each other by connecting the cytoplasm of adjoining cell. गैप जंक्शन का काम क्या है? गैप जंक्शन क्या करता है? दो सेल को, आसपास की सेल को क्या करता है? जोड़ के रखता है। जोड़ के रखते हैं किससे? एक दूसरे के साइटोप्लाज्म को जोड़ के रखते हैं ताकि एक सेल से दूसरी सेल पे रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन स्मॉल मॉलिक्यूल और समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल एक दूसरे के सेल में आर पार ट्रांसफर हो पाए। इसको भी मैं एक बार आपको ड्राइंग के थ्रू समझा देती हूँ थोड़ा सा। मान लो ये मेरी सेल है दो, और इन दोनों सेलों के बीच के अंदर को यहाँ पे साइटोप्लाज्म को दोनों को कनेक्ट कौन करता है? गैप जंक्शन। ताकि अंदर का मान लो कोई मटेरियल इस साइड जो प्रेजेंट है, इस साइड मेरा कुछ मटेरियल प्रेजेंट है और वो मटेरियल मेरा यहाँ से पार करके गैप जंक्शन से पार करके, मान लो मेरे को कुछ आयंस इस दूसरी सेल में हमको प्रोवाइड करवाने, तो एक सेल से दूसरी सेल के थ्रू पास हो पाए साइटोप्लाज्म के थ्रू। किसके थ्रू? गैप जंक्शन के थ्रू। फर्स्ट वाला क्या है? टाइट जंक्शन, जो कि किसके को प्रिवेंट कर रहा है? लीकिंग को। सेकेंड जंक्शन मैंने बताया आपको एडहेरिंग जंक्शन। यहाँ पे इसका काम क्या है? दोनों सेल को एक साथ सीमेंट आउट करके रखना। तीसरा जंक्शन मैंने बताया आपको क्या? गैप जंक्शन। गैप जंक्शन का काम क्या है? एक दूसरे को की साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करके रखना और दोनों सेलों के बीच में कम्युनिकेशन करना ताकि कुछ आयंस वगैरह, कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स एक दूसरी सेल में क्या हो पाए? ट्रांसफर हो पाए। मैंने तीनों बता दिए आपको। आई होप आपको ये समझ में आया। आज का पार्ट 1 कंप्लीट होता है यहीं पे। थैंक यू सो मच, आपने पूरा पार्ट देखा। मैंने आपको पूरा अभी तक एनिमल टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू आज मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। थैंक यू सो मच वंस अगेन। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू HB एजुकेशनल इनसाइट्स। बाय बाय।